तो कितना हेक्टिक रहा ये आपके लिए, क्योंकि अकेले इतनी सारी सभाएं करना हर रोज, लगातार हेलीकॉप्टर यात्रा, कैसा अभी क्या फील कर रहे हैं आप इन सब को लेकर? पासवान के पास क्या सबूत हैं इन घोटालों के जिसका आरोप आप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं? चुनाव के नतीजों की तरफ बढ़ते हैं, इस चर्चा को ले जाते हैं। अगर इन नंबर ऑफ सीट्स में पूछूं, चिराग क्या एक्सपेक्ट करें कि बिहार उन्हें कितनी सीटें दे रहा है? तब से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू हुई, आप आवाज़ बने नियोजित शिक्षकों के लिए, दरोगा सिपाही अभ्यर्थियों के लिए, एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए। मान लेते हैं चुनाव के परिणाम बहुत सुखद नहीं होते हैं, क्या चिराग पासवान वो प्रेशर ग्रुप होना कंटिन्यू करेंगे जिसकी ज़रूरत बिहार में एक बहुत बड़े तबके को है, जिसकी बात कोई सुनता ही नहीं है? जुड़ा एक पॉइंट है शराबबंदी। उससे पहले एक रिव्यू हम बताते हैं आपको। जब हम लोगों लड़कों से मिल रहे थे, युवाओं से खासकर, उनका कहना है कि हमें युवा नेताओं पर, चाहे वो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो, या वो तेजस्वी यादव के वादे हो, इसलिए ज़्यादा भरोसा है क्योंकि अगर चिराग अपनी बातों को पूरा नहीं करते तो वो जब अगली बार आएंगे हम उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनसे तो उम्मीद नहीं है कि वो कब आएंगे, क्या सवाल पूछे जाएंगे, और क्या वो राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार जैसे स्टेट में जहां पहले से कमी है, टैक्सेस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। इस बीच शराबबंदी को इस तरह लागू करना कि राजस्व का नुकसान तो होता है, फिर भी हर कोई शराब पीता है 3 गुनी कीमत पे, और उससे एक ब्लैक मार्केट अलग जन्म ले रहा है। रीथिंक ऑन शराबबंदी। हम पटना से हैं और हर रोज़ हम यहाँ के लड़के लोगों से, युवा लोगों से मिलते रहते हैं। शराबबंदी के बाद एक ज़्यादा कल्चर जो है वो ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स का बहुत ज़्यादा फैल रहा है और पुलिस इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ज़रूरी है कि इस पर भी बात की जाए, उठाई जाए। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद, मेरे साथ चिराग पासवान है और आज तीसरे फेज का जो प्रचार है वो थम गया है, वापस घर लौटे हैं। पहले तो कितना हेक्टिक रहा ये आपके लिए, क्योंकि अकेले इतनी सारी सभाएं करना हर रोज़, लगातार हेलीकॉप्टर यात्रा, कैसा अभी क्या फील कर रहे हैं आप इन सब को लेकर? नहीं खैर, अच्छा फील कर रहा हूँ। हेक्टिक ज़रूर रहा, मेरे लिए शारीरिक से ज़्यादा मानसिक थोड़ा सा ज़्यादा था। जिस तरीके से पिताजी का इसी दौरान बीच में निधन हुआ, तो मानसिक शारीरिक ये दोनों एक अलग अलग ये द्वंद्व चल रहे थे। बट बहरहाल अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, और खुशी इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि जिस तरीके से दोनों चरण के रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से खुशी की लहर है, मेरे जितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा उनमें जिस तरीके से का उत्साह है, क्योंकि निरंतरता में मेरी सबसे बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का मुझे यकीन दिलाते हैं कि हम लोग के परिणाम अच्छे रहेंगे। और मेरे 2 लक्ष्य थे इस चुनाव को लड़ने के। एक तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता तक पहुंचाना, और उससे जितना जनता का समर्थन मिले उस आधार पर अपने आप को जनता के बीच लेकर जाना। वो रिस्पांस जो अब मिला जनता से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, जिस तरीके से युवाओं में ख़ास तौर पर एक्साइटमेंट देखा, उत्साह देखा, और उनकी आंखों में एक वो उम्मीद देखी कि हाँ अब कुछ है जो हो सकता है बिहार में, वो एक मुझे काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि देता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मेरी वो लक्ष्य प्राप्ति हो ही गई है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना था। मुझे लगता है कि अब ये मात्र एक औपचारिकता रह गई, अनाउंसमेंट रह गई है, सत्ता से बेदखल वो हो चुका है। अभी उनका एक बयान आया है कि उनका आखिरी चुनाव है। चिराग का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं ठीक है भाई, अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि उनका आखिरी चुनाव है, तो इसमें कोई और क्या कह सकता है। बट हाँ, अगर जब हम लोग उनसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे, तो 15 साल का हिसाब तो उन्होंने दिया नहीं, सीधा कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की उन्होंने घोषणा कर दी और अपने पार्टी के लोगों को ही उन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया। अब बताइए, जब पार्टी का मुखिया ही अगर चला गया, और ये तो ऐसे मुखिया थे कि इन्होंने सेकंड लीडरशिप कभी डेवलप ही नहीं की, तो पार्टी को तो आपने मझधार में छोड़ दिया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद इनके किसी भी प्रत्याशी की शायद जीतने की होती, तो वो भी अब ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व ही अब ख़त्म हो गया, क्योंकि जदयू में और था कौन इनके अलावा। तो अब इनके जाने के बाद पार्टी का पूरा अस्तित्व ख़त्म, पार्टी का पूरा स्वरूप ख़त्म हो गया। बट बहरहाल, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात सोच रहे हैं, अगर एक ये भी सोच है उनके इस निर्णय की कि जिस तरीके से जांच चल रही है और उसकी आंच उन तक नहीं आए, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भ्रष्टाचार किया है, भले वो 7 निश्चय में हो, शराबबंदी में हो, या बाढ़ में बाढ़ राहतों को
राहत पहुंचाने के नाम पर जो पैकेजेस बांटे गए हैं और वो पैसा अपनी जेब में इन्होंने रखा है, क्योंकि कहीं पे उसके असर तो दिखा नहीं, तटबंध बनते हैं, पहली बरसात में टूट जाते हैं, तो ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं। तो जो भी भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, अगर वो सोच रहे हैं कि संन्यास लेने से उस भ्रष्टाचार के आरोपों से उनका पीछा छूट जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। भले वो संन्यास लेकर एकांत में चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, आपके पाप आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। और इसी तरीके से मैं भी इन भ्रष्टाचार के आरोपों से जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाए, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक मैं भी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। चिराग पासवान के पास क्या सबूत हैं इन घोटालों के जिसका आरोप आप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 7 निश्चय में जांच की शुरुआत हो गई है, एक एक करके तमाम सबूत भी सामने आ जाएंगे। पर आप ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार की जनता की, जब मैं बिहारी फर्स्ट जब मैं यात्रा में गया, लोगों ने मुझे खड़े होकर वो टूटी हुई टैंकियाँ दिखाई, फटे हुए पाइप्स दिखाए, उबड़ी हुई सड़कें दिखाई कि भैया ये देखिए यहाँ पे नली गली के नाम पे इन्होंने सड़क उखाड़ के रख दी है, अब कोई काम नहीं हो रहा, पैसा जा रहा है। कौन नहीं ऐसा है बिहार में, और आप सब भी उसके गवाह हैं, साक्षी हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये ना बोलता हो कि भैया 40% कमीशन लिया जा रहा है नली गली में, 50% कमीशन लिया जा रहा है इस योजना में। जब ये सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, ये संभव ही नहीं है। ये मैं मानता ही नहीं कि ऐसा संभव है। तो मुख्यमंत्री अगर जान के चुप हैं तब भी उतने बड़े आरोपी हैं, इसमें सम्मिलित हैं तब भी उतने बड़े आरोपी हैं। जो भी, अभी तो मैं सिर्फ जांच कर रहा हूँ, अभी तो सोचिए जांच का नाम सामने आया तो इन्होंने रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा कर दी। कल को अगर उसमें दोषी पाए जाएँ तो भगवान जाने क्या करेंगे। अब चुनाव के नतीजों की तरफ बढ़ते हैं, इस चर्चा को ले जाते हैं। अगर इन नंबर ऑफ सीट्स में पूछूं, चिराग क्या एक्सपेक्ट करें कि बिहार उन्हें कितनी सीटें दे रहा है? इतनी सीटें ज़रूर देगा कि भाजपा लोजपा मिलकर हम लोग सरकार बना लेंगे। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। तो फिर अगला सवाल ये भी कि भाजपा की ओर से चिराग के हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है सबसे बेहतर? देखिए, ये 2-3 नाम ज़रूर हैं मेरे जहन में, बट मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू रिवील एनी नेम। जब तक गठबंधन के भीतर बैठकर इसको लेकर चर्चा नहीं हो, मेरे अभी पार्टी के विधायक भी तमाम जीत कर आएंगे, उनसे भी बैठकर विचार विमर्श करना है। बट अंतुगत वह एक बार भाजपा के साथ बैठकर ये चर्चा हो, 10 तारीख को पहले परिणाम आए, उसके बाद बैठकर चर्चा करेंगे। एक दूसरा सिचुएशन जो ये क्रिएट हो रहा है, चर्चाएं खूब हो रही हैं कि अगर चिराग का अलग लड़ना महागठबंधन और राजद को इतना ज़्यादा फायदा पहुंचा देता है कि उनके पास बहुमत आ जाती है, तो क्या भाजपा चिराग को एक्सेप्ट करेगी उसके बाद भी? भाई, ये नुकसान जो भी हुआ है गठबंधन को, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है। ये आक्रोश तो जनता का वैसे भी था ही। जिस तरीके से जनता आक्रोशित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर, मेरा और भाजपा का गठबंधन केंद्र में पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और ये गठबंधन धर्म की परंपरा रही है। आप स्वतंत्र होते हैं कि कौन से प्रदेश में आपको चुनाव अकेले लड़ना है, नहीं लड़ना है। भाई, भाजपा ने मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ा मणिपुर में हम लोग के भी प्रत्याशी वहाँ पर उतरे, तो सामने भाजपा ने भी चुनाव लड़ा वहाँ पर। झारखंड में भी भाजपा ने चुनाव लड़ा। भाई, हम लोग तो झारखंड में हम लोग पहले भी लड़ते रहे, वहाँ पर भी इन्होंने अकेले होकर चुनाव लड़ा। जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा गुजरात में जाकर, जब प्रधानमंत्री आज के उस वक्त के गुजरात के सीएम थे, तब ये लोग वहाँ पर जाके चुनाव लड़ते थे। तो ये गठबंधन धर्म की परंपराएँ रही हैं। आप आमने सामने राज्यों में आप चुनाव लड़ते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर मैंने लड़ा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई, मेरा नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। मैं नहीं मानता कि इन मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार में कभी विकास हो सकता है या बिहार कभी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इनकी नीतियों पे ही मुझे विश्वास नहीं है। 7 निश्चय नली गली बनाने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? क्या यहाँ पर आप हर घर में नल का जल दे देंगे तो क्या यहाँ पे आईटी सेक्टर खुल जाएगा, आईटी जॉब्स आने लग जाएंगी? क्या होगा? आप विकास के लिए आप कोई बड़ी सोच तो बताइए कि कैसे आप आईटी जॉब्स क्रिएट करेंगे, कैसे बिहार का राजस्व बढ़ाएंगे। लॉकडाउन में किस बात की दुहाई देते थे कि हमारे पास राजस्व की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो संसाधन आपके बढ़े पिछले 15 साल में आपने क्या किया? अगले साल फिर बरसात के वक्त बाढ़ आएगी, उसके लिए आपने आज से क्या तैयारी करके रखी है कि अगले साल बिहार में जो बाढ़ आए उसका प्रकोप, उसका असर, उसका प्रभाव लोगों पे कम पड़े। तो जिस मुख्यमंत्री की सोच सैचुरेटेड हो गई हो, स्टैग्नेंट हो गई हो, उसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता था और इसीलिए मैंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया। रामविलास जी के निधन के बाद केंद्र में एक मंत्री पद खाली हुआ है। चुनावों के बाद जब भी उसे अक्वायर करना हो, लोजपा से कौन जा रहा है वहाँ? देखिए, अभी तो ईमानदारी से मैंने सोचा ही नहीं। अभी तक तो मैंने बहुत सी चीज़ें कुछ सोची नहीं है, क्योंकि पापा का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब चुनाव एकदम पूरी तरीके से सर पर थे। तो ये आगे का क्या रहेगा, केंद्र में कौन जाएगा नहीं जाएगा, गठबंधन होता है नहीं होता है, क्या रहेगा स्वरूप, आगे की क्या रणनीति है, नहीं है, मैंने कुछ नहीं सोचा ईमानदारी से। अभी मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है सिर्फ बिहार विधानसभा के चुनाव। 10 तारीख को एक बार परिणाम आए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चुनाव होने के कुछ ही दिन पहले रामविलास जी हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। आपके लिए ये कितना मुश्किल था इन दोनों सिचुएशंस को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बेटा होने के नाते हैंडल करना? देखिए, टफ तो था ही,
मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा था। आपके पिता का निधन होता है और उसके बाद तुरंत आपको काम पर लौटना पड़ता है। मैं तो खैर उन अभागों में से हूँ जिसको कि 5-6 घंटे के बाद ही काम पे लौटना पड़ा था। पापा की शाम को 6:05 में उनका निधन हुआ था और मैं रात में 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के आसपास में पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची मैं तैयार कर रहा था। मेरे पास विकल्प क्या था, या तो पापा के निधन के बाद मैं हाथ खड़े कर देता, मैं बोल देता कि नहीं मैं टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, और पार्टी के करोड़ों लोगों को मझधार में छोड़ देता, और या फिर पापा की जो अंतिम इच्छा उसको पूरा करने के लिए जी जान से मैं लग जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना कि पापा की इच्छा को पूरा करना है, पार्टी के लोगों का विश्वास है, एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। तुरंत डे 1 से मैं काम पे लगा रहा। वर्चुअल मीटिंग्स मैंने उसी दौरान की, कई ऐसे डिजिटल प्रमोशनल कैंपेन्स हैं जो मैंने उस दौरान किए, कई ऐसे मीडिया इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने उस दौरान किए, क्योंकि हम लोग के यहाँ एक परंपरा है बिहार में है कि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैंने उस दौरान मैंने ये तमाम चीज़ें की। उसी बीच में नीतीश कुमार जी ने मेरा एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया, ये दिखाते हुए कि देखिए शूटिंग कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे पास विकल्प क्या था? मैं अगर उन दिनों अगर मैं काम नहीं करता, अगर उस वक्त अगर मैं नहीं करता, तो आज की तारीख में जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है या पार्टी का अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो हम लोग तो हाथ पे हाथ धरकर उस वक्त बैठे रहते हैं। तो बहरहाल मैंने वो संघर्ष का रास्ता मैंने चुना। पार्टी के साथ में मजबूती से मैं खड़ा रहा। इसकी तुलना किसी और चीज़ से की नहीं जा सकती कि पापा के जाने का व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए कितनी बड़ी क्षति है। मतलब पापा मेरे लिए सिर्फ पापा ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। घंटों उनके साथ बैठता था, बातें करता था, डिस्कस करता था, चीज़ें रणनीति बनाना, विचार विमर्श करना, एक वही थे जिनके साथ बैठ के मैं सारी चीज़ें करता था। आज जब वो नहीं है तो वो जो वैक्यूम है, वो जो खालीपन है, वो है और हमेशा रहेगा। वो उम्र भर कभी कोई और उस जगह को नहीं भर सकता। बट हाँ, पापा ही मुझे इतना तैयार करके गए, इतनी हिम्मत देते हैं कि अकेला रणभूमि में लड़ रहा हूँ। उनके जाने के बाद भी इतनी हिम्मत उन्होंने जाने के बाद भी दी, और अभी भी मुझे विश्वास है कि मुझे हिम्मत देते हैं कि अकेला मैदान में डटा रहा। उनके जाने के बाद ना मैंने अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार किया, ना मैं उससे भागा, ना घबराया। अकेले अपने झंडे के नीचे, बाकी जितने भी दल हैं, कोई 3 झंडे के साथ, कोई 4 के साथ, कोई 5 गठबंधन पासवान, 38 साल की उम्र में इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अकेले रणभूमि में उतरा हुआ है। रामविलास जी की राजनीति और उनकी जो लोकप्रियता है, हर समाज, हर कौम, हर तबका उन्हें एक्सेप्ट करता है। अब जब उनके नहीं होने पर चिराग लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है? कोई पर्सनली भी आके कहता है, या उनके जो विचार थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर कैसा रिस्पांस आपको लोगों से मिल रहा है? ये उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। स्वाभाविक है कि जो मैंने अपने पिता से सीखा उसी को ही, और मैं तो हर एक जगह मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ तो केस ऐसा है कि फॉर मी ही इज़ द सन एंड आई एम द मून। आई रिफ्लेक्ट वट एवर ही एमिट्स, और अभी भी आई रिफ्लेक्ट वट एवर ही एमिटेड। मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं का ही दिया हुआ हूँ, और जो उनके सोचते, उनके विचार थे, मैं उसी को मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो आज की भी तारीख में पापा की भी हमेशा ये सोच थी, सर समाज को उन्होंने साथ लेकर चलने का काम किया। उन्हीं की सिखाई हुई सीख है जो मैं अपने भाषण में ही बोलता हूँ कि बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ गरीबी की जाति है, और उस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। जब तक आप हर गरीब व्यक्ति के हाथ को रोज़गार, उसको काम करने का अवसर, उसको इतना सक्षम नहीं बनाएंगे कि वो खुद कमा कर खुद खाए, तब तक आप बिहार का विकास नहीं कर सकते। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना ज़रूरी है। तो ना पापा ने कभी किसी जात धर्म को लेकर कभी भेदभाव किया, ना मेरे अंदर कभी ये भावना आई, और मैं भी सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोगों का रुझान है मेरी तरफ, या अपनी सभाओं में जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जातीयता की बेड़ियाँ तोड़कर लोग मेरी सभाओं में आते हैं, धर्म की बंदिशें तोड़कर मेरी सभाओं में आते हैं, और उनकी आंखों में जो एक उम्मीद दिखती है, वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि ये उम्मीद के साथ आया है मेरे पास, ये एक्सपेक्टेशंस के साथ आया, इसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। उस वीडियो पर मैं भी जानना चाह रहा था, आपने पहले जवाब भी दिया है। दरअसल वो क्या इंसिडेंट था और उस वीडियो को आपके विरोधी यूज़ कर रहे हैं? एक बार हम चाहेंगे एचएस बिहार के ऑडियंस या फिर वो लोग जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है, आप वो इंसिडेंट समझें। डिजिटल कैंपेन था जिसको मैं लॉन्च कर रहा था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जैसा मैंने कहा कि वो 10 दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरा मैनिफेस्टो कम से कम जनता तक पहुँचे, मेरा विजन डॉक्यूमेंट लोगों तक पहुँचे, तो उसको डिजिटली हम लोग को रिलीज़ करना था। उसी के लिए कैंपेन का मैं शूट कर रहा था। और ये एक शूट नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मैंने निरंतर कई और शूट्स किए हैं, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने कई और प्रमोशनल ऐड के शूट्स मैंने किए हैं, कई ऐसे डिजिटल कैंपेन्स हैं जो मैंने शूट किए हैं, मैंने वर्चुअल रैलीज़, वर्चुअल मीटिंग्स मैंने की हैं। वो तो नीतीश जी मुझे लगता है या तो शायद वो ख़रीद नहीं पाई, या इससे अलावा उनको और कोई ऐसी बाइट या विजुअल उनको अवेलेबल नहीं हो पाया, या शायद जैसा मैंने कहा कि ख़रीद नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये भी शायद काफ़ी महंगा उन्होंने ख़रीदा होगा। बट जो भी बात है, तो वो
और अगर दिखाते तो लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आती, क्योंकि मैंने अपने पहले चरण के प्रत्याशियों से, क्योंकि उस वक्त संभव ही नहीं था कि मैं उनसे मुलाकात करता, जिस तरीके से घर में श्राद्ध के पूरे कार्य चल रहे थे, तो मैंने अपने सारे संवाद डिजिटली किए हैं। वर्चुअल रैलीज़ मैंने उस दौरान बहुत किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जो कि ऑन एयर हुए हैं, वो सारे इंटरव्यूज़ वो सब मैंने वहीं पर बैठ के पापा के सामने, और मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक कमरा ऐसा है आज की भी तारीख में जो मुझे हिम्मत देता है। मैं जब वहाँ पर बैठ के पापा की तस्वीर के सामने जब मैं कोई काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पापा सामने हैं, और जैसे मैं उनसे वैसे ही बैठ के बात करता था, मैं अभी भी रात बेरात उठता हूँ, मैं वहीं जाता हूँ, पापा के साथ बैठता हूँ, वहीं पे उनको बताता हूँ कि दिन में ये क्या वो क्या। ये एक मेरा तरीका अपने आप को हील करने का, मेरा तरीका अपने आप को ताकत देने का। अगर आपको ये तरीका गलत लग रहा है कोई बात नहीं, पर ये चुनाव का नैरेटिव नहीं हो सकता। इसके आधार पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप चिराग पासवान की नीति को लेकर आप कुछ ही ना बोले कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे घटिया विजन डॉक्यूमेंट है। आप बोले कि चिराग पासवान के पास समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, बिहार को नहीं समझता, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जानकारी का अभाव है, इसको बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता। आप इस तरफ वार कीजिए ना। एक ऐसी चीज़ को लेकर आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब इतनी भी संवेदना नहीं कि एक लड़का जिसके पिता को गुजरे हुए अभी 2 हफ्ते नहीं हुए, 3 हफ्ते नहीं हुए, और आप उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप उसको प्रमाण देने की बात कर रहे हैं कि दिखाए कि वो अपने पिता से कितना प्यार करता है। नहीं दिखाना नीतीश कुमार जी मुझे आपको। कौन है आप कि मैं आपको प्रमाणित करूँ कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ? ये मेरे और पापा के बीच की बात है, मैं उन तक ही रखूँगा, आप तक मैं क्यों बताऊँ? और जितने लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मेरा और पापा का क्या रिश्ता था। जो अपने हैं वो इस बात को समझेंगे, और जो नहीं समझ रहे उनको मुझे समझाना भी नहीं है। हम सीतामढ़ी में थे कुछ दिन पहले, वहाँ लोग कह रहे हैं कि राम के मोदी हैं और सीता के चिराग हैं। आपने कुछ वादा किया वहाँ के लोग? मैं बिल्कुल सीतामढ़ी गया था माता सीता के दर्शन करने। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मॉम से उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे लिए शी इज़ लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और मैं मानता हूँ कि अगर इसी का ही अगर कोई एक दैवीय स्वरूप है तो माता सीता है। मेरा विश्वास है कि माता सीता मातृत्व का सबसे खूबसूरत स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का सबसे सशक्त स्वरूप है। तो जब मैं गया उनका आशीर्वाद लेने, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं, और भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं। तो अगर अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली यहाँ पे क्यों नहीं उतने भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता? क्यों नहीं दोनों के बीच में एक सियाराम 6 लेन का कॉरिडोर बन सकता है, ताकि हर वो भक्त जो भगवान राम का दर्शन करने जाए वो माता सीता का भी आशीर्वाद लेने आए। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था की बात है। बट अगर इसको जो कि मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने डाला है, इसको अगर आप टूरिज़्म से जोड़कर आप देखें, धार्मिक पर्यटन हो या जितने भी और पर्यटक स्थल हो, मेरी ये सोच है, और मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने डाला है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी संभावना और अनंत संभावनाएं ऐसी हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं की गई हमारे प्रदेश में, कि अगर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करके अगर उसको विकसित कर दें, जैसे सीतामढ़ी में माता सीता का हो, या लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, या वैशाली है, या बोध नगरी है बोध गया में, या गुरु गोविंद सिंह जी का है पटना साहिब में, या जितने सूफी संतों की मज़ारें हैं, या हम लोग अजंता एलोरा जाते हैं, शेर घाटी में इस तरीके की केव्स हैं, अगर उसको हम लोग विकसित कर दें, टाइगर रिजॉर्ट्स हैं, नेपाल से जो एडजस्टिंग जो बॉर्डर है वहाँ पर अगर हम लोग उसमें रिजॉर्ट्स बनाएं, तो अनंत टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने की हम लोग के पास संभावनाएं हैं। इससे ना सिर्फ प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पर निवेश आएगा, होटल्स रिजॉर्ट्स यहाँ पे खुलने लगेंगे, बल्कि यहीं के स्थानीय युवाओं को यहीं पर रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इन तमाम सोच के साथ माता सीता का आपने जिक्र किया, मेरी व्यक्तिगत आस्था के साथ साथ प्रदेश का राजस्व बढ़े, प्रदेश में टूरिज़्म आए, देश विदेश से सैलानी आए, ये सोच भी है उसके पीछे। जब से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू हुई, आप आवाज़ बने नियोजित शिक्षकों के लिए, दरोगा सिपाही अभ्यर्थियों के लिए, एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए। मान लेते हैं चुनाव के परिणाम बहुत सुखद नहीं होते हैं, क्या चिराग पासवान वो प्रेशर ग्रुप होना कंटिन्यू करेंगे जिसकी ज़रूरत बिहार में एक बहुत बड़े तबके को है, जिसकी बात कोई सुनता ही नहीं है? ऑफ कोर्स यस, ये तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्रेशर ग्रुप की तरह ही नहीं, अगली सरकार, पहली बात तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भाजपा लोजपा की बनेगी, और इन तमाम चीज़ों का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ही मैंने किया है। नियोजित शिक्षकों की मांग सबसे पहले अगर मुझे लगता है किसी ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठाई तो मैंने ही उठाई थी, और मैंने उनको विश्वास दिलाया था। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं मानता हूँ कि समान काम के लिए समान वेतन की जो उनकी मांग है, या जो उनकी और मांगे हैं, वो पूरी तरीके से जायज़ हैं। मैंने उनकी सारी मांगे मैंने उसमें पढ़ी, और मैंने समर्थन दिया कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टकराव का कारण बना, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे बातचीत ही एकदम बंद कर दी थी। बट बहरहाल मैं उनकी आवाज़ था, हूँ, और तब तक रहूँगा जब तक इसका हम लोग परमानेंट सोल्यूशन ना निकाल लें। इन केस ऑफ हंग असेंबली आपके पास सीटें होती हैं, क्या आप किसी भी सिचुएशन में महागठबंधन की ओर जाएंगे?
किसी भी सिचुएशन में नहीं जाऊंगा। असंभव है, ये उतना ही असंभव है जितना मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे जीते हुए विधायकों का समर्थन देना, उतना ही असंभव महागठबंधन के किसी भी नेता के लिए मेरे विधायकों का समर्थन। मेरे विधायकों का अगर समर्थन होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए। चुनाव के बाद क्या हम चिराग पासवान को इसी तरह बिहार की राजनीति करते हुए देख रहे होंगे या फिर दिल्ली? बिल्कुल 100% इसी तरीके से। आगे अभी मेरे लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं, उनको भी अभी पार करना है। 2025 है, 30 है और अंतोगत्वा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस मिशन के साथ मैं राजनीति में आया हूँ उस लक्ष्य की प्राप्ति है। पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करना है, तो पूरी तरीके से बिहार में केंद्रित हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट 10 बुलेट पॉइंट्स में चिराग पासवान के लिए क्या है? देखिए 10 बुलेट पॉइंट्स आप बोलें तो सबसे पहले तो पलायन को रोकना, जो प्रदेश की हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है, जो शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, उसको पलायन को रोकना। अब उसको रोकने में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा, मैंने मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया था कि भैया आप इन्वेस्टर समिट आप इनवाइट कीजिए और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर देना चाहिए, जिसका मैंने जिक्र किया कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो ताकि यहाँ पे कारखाने खुले। मैं मुख्यमंत्री की तरह मैं बहाने नहीं बनाने वाला कि भैया यहाँ पर समुंदर का किनारा नहीं है तो लैंडलॉक नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी नहीं है। जब वहाँ पर बिहारी काम कर सकते तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? तो रोज़गार के अवसर यहाँ पर पैदा करना, शिक्षा, जो आज भी मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कोटा जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई कोचिंग क्लासेस के लिए, सर्विसेज की स्टडीज़ के लिए दिल्ली देखते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो यहाँ पर एक कोचिंग हब ये एजुकेशनल हब बने, पटना में बने, अलग अलग सेक्शंस में सेक्टर्स में जाकर बिहार के अलग अलग सेक्टर्स में बचे कोचिंग। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आज की भी तारीख में आप जिस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री खुद अपने इलाज के लिए जाते हैं तो दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे होते हैं, मेदांता में इलाज करा रहे होते हैं, भैया क्यों नहीं हम लोग वैसी व्यवस्था यहाँ पर दे सकते? स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में से है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकताओं में से है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड्स की जो हालत है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि अभी तक आज से 20 साल पहले ठीक हो गया होना चाहिए, पर ना जंगलराज में ठीक हुआ, उसका विकल्प बनकर मुख्यमंत्री आया, उसमें भी कोई उसमें बेहतरी नहीं हुई। उसके बाद रिलीजियस टूरिज़्म, उसको बढ़ावा देने की हम लोग को ज़रूरत है। रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावना है। आप वैशाली देखिए, अशोक का स्तंभ है, वहाँ पे अनंत, शेर घाटी का मैंने जिक्र किया, अनंत संभावनाएं हैं जहाँ पर आप दिल्ली में आना बहुत ज़रूरी है। अपराध और अपराधियों के मन में इस बात का खौफ, 100 नंबर काम करे, पुलिस 10 मिनट के भीतर वहाँ पर पहुँचे, तभी आप अपराध पे आप नियंत्रण पा सकेंगे, अदरवाइज़ आप अपराध पे आप नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त कराना हमारे प्रदेश को, जो मैंने बातें की हैं, 7 निश्चय की बात हो या तमाम तरीके की और घोटाले हों, शराबबंदी का हो या बाढ़ को लेकर हो, उसके ऊपर एक अंकुश लगाना। बाढ़ का मैंने जिक्र किया, अगला पॉइंट, बाढ़ आप प्राकृतिक आपदा है, पूरी तरीके से संभवतः आप इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बट आप कैनाल्स बना सकते हैं, आप ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके सुखाड़ के इलाकों में ले जा सकते हैं जहाँ पर वो जो सुखाड़ की समस्या से पीड़ित हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आप नदियों को जोड़ने की योजना पर काम कर सकते हैं, डैम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और क्या मैं भूल गया हूँ? अगर कुछ छूटा हो तो बाकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में लास्ट पेज हम लोगों ने रखा ही इसीलिए, जिसमें हम लोगों ने टॉप पॉइंट्स सारे रखे हैं। तो बेसिकली बिहार को अगर आपको नंबर 1 पायदान पर लेकर जाना है तो मुझे लगता है आपको चौमुखी डायरेक्शनल में आपको काम करना होगा। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ एक चीज़ ठीक कर दी और उससे सुधर जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राजस्व बिहार का बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों पर निगाह है। राजस्व से जुड़ा एक पॉइंट है शराबबंदी। उससे पहले एक रिव्यू हम बताते हैं आपको। जब हम लोगों लड़कों से मिल रहे थे, युवाओं से खासकर, उनका कहना है कि हमें युवा नेताओं पर, चाहे वो विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो या वो तेजस्वी यादव के वादे हो, इसलिए ज़्यादा भरोसा है क्योंकि अगर चिराग अपनी बातों को पूरा नहीं करते तो वो जब अगली बार आएंगे हम उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनसे तो उम्मीद नहीं है कि वो कब आएंगे, क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या वो मना भी कर दिया ना, वो तो बोल रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अगली बार नहीं आएंगे। राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पहले से कमी है, टैक्सेस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। इस बीच शराबबंदी को इस तरह लागू करना कि राजस्व का नुकसान तो होता है, फिर भी हर कोई शराब पीता है 3 गुनी कीमत पे और उससे एक ब्लैक मार्केट अलग जन्म ले रहा है। नहीं, ये जो बात आपने बोली है मुख्यमंत्री जी की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब चिराग पासवान बोलता है तो मुख्यमंत्री को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीतिक आरोप कर रहा हूँ। जब आप बोल रहे हैं तो आप सही जानकारी जनता की आप रख रहे हैं। बिल्कुल राजस्व का नुकसान एक तरफ है, वो सारी बातें, बट जो आपने पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज की तारीख में सही का आपने खुलेआम शराब मिल रही है, दुगने तिगने दामों पे मिल रही है। आप किसी भी व्यक्ति से जाके आप पूछे, हर कोई बोलेगा कि हाँ आसानी से शराब मिलती है। तो अगर वो मिल रही है, बिक्री हो रही है, ब्लैक मार्केट के थ्रू आ रही है, जो तस्कर पैदा हुए हैं, जो तस्करी का पैसा, ये सारी चीज़ें जा कहाँ रही है?
इतना बड़ा घोटाला ये हो रहा है मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हमने तो सबसे बड़ी योजना हम लोगों ने कर दी, शराबबंदी से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इन तमाम चीज़ों पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन, कानून बनते हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, किसी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी होती है तो बोलते हैं कि भाई महादलित है उसको हम 3 डिसमिल ज़मीन दे देंगे, तो किसी के यहाँ हत्या हो जाएगी तो उसको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। 21वीं सदी में भी आपके पास विकास की बस यही सोच रह गई है कि किसी की हत्या होगी तब आप उसको ज़मीन देंगे। आप इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते अपनी योजनाओं का ढंग से? योजना आपकी धरातल पर पहुंचती क्यों नहीं है? आपके जो अधिकारी जो आपके सामने सिर्फ नतमस्तक होकर बैठे रहते हैं, वो अधिकारी से देखिए जनता कितनी त्रस्त है, कितनी त्राही त्राही कर रही है अधिकारियों से। कोई ऐसे बिहार का जिला आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे अधिकारियों को बिना घूस लिए अधिकारी कोई काम कर दे। तो जिस तरीका, मैं खुद कितनी बार मैं अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है कि साहब सो रहे हैं, पता चलता है साहब खाना खा रहे हैं, साहब छुट्टी पर गए हुए हैं। तो ये जितने ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में उनकी शय प्राप्त कर कर काम से मन चुराते हैं, लोगों की भावनाओं से वो मुंह मोड़ते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखते हैं, इन अधिकारियों को भी अगली सरकार में जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाजपा और जदयू के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन अधिकारियों पर भी हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। क्या चिराग और भाजपा के बीच वो ट्रांसपेरेंसी होगी कि अधिकारी उसका शिकार ना हो? 100% होगा भाई। भाजपा और जदयू के बीच तो सिर्फ अधिकारियों का कॉन्फ्लिक्ट क्या, इनके नेताओं का कॉन्फ्लिक्ट क्या? बताइए, मुख्यमंत्री जवाब देना कि धारा 370 की बात मुख्यमंत्री को मंच पर बैठाकर ही तो प्रधानमंत्री करके आए। धारा 370 पर क्या स्टैंड है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? सीए एनआरसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि कोई भी घुसपैठिए को हम रहने नहीं देंगे, उसके खिलाफ तो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था ना विधानसभा में। जवाब दें मुख्यमंत्री की इनकी क्या सोच है। नित्यानंद राय जी बोलते हैं कि भैया जितने भी कश्मीर के आतंकी हैं वो बिहार में आकर पनाह पालेंगे। जवाब देना भाई, आपकी विचारण नहीं मिलते, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, आप एक दूसरे के साथ मंच तो साझा कर लेते हैं बट आपका मन नहीं मिलता। कल जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी का बयान है उसके जवाब में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि किसकी हिम्मत है जो यहाँ से निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे। तो आप लोग एक दूसरे के विपक्ष में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इसका अधिकारियों के ऊपर तो क्या ही असर होना, नेताओं पर असर हो रहा है बुरा। ये बयान हमने भी सुना, इस पर चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? कौन से बयान पर? कि योगी कह रहे हैं घुसपैठियों को भगा देंगे, नीतीश कह रहे कोई नहीं भगाएगा। नहीं, ये तो एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हो। जहाँ तक रही बात सीए और एनआरसी को लेकर, मैंने अपना स्टैंड अपनी पार्टी की तरफ से मैंने भारत की संसद में मैंने क्लियर किया है। हम लोग के भी इसमें कुछ कंसर्न्स थे, कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद मैंने इसके पूरी तरीके से इसके समर्थन में मैंने हाउस में पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने अपनी बातों को रखा है। बट हाँ, ये दोनों क्लियर करें ना कि ये योगी आदित्यनाथ जी किसको सुना रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री किसको जवाब दे रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और कल को एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम लोग आएंगे तो 7 निश्चय पार्ट 2, हम लोग इनका जो गवर्नेंस का एजेंडा होगा वो। उधर से भाजपा बोलती है कि अगर हम लोग आए तो 19 लाख नौकरियां देंगे। 19 लाख नौकरियों को 10 लाख की नौकरियों का हवाला देकर मुख्यमंत्री पहले ही खारिज कर चुके हैं कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, उन 10 लाख नौकरियां देना, तो 19 लाख तो दूर क्या। किसका एजेंडा लागू होगा कल को? अगर भाजपा और नीतीश जी की मान लीजिए गलती से सरकार बनती है, किसके एजेंडे के साथ सरकार? तो जो एक दूसरे का ही सर फुटबॉल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही इन अलायंस नहीं है, तो वो अलायंस में क्या रहेंगे? रीथिंक ऑन शराबबंदी। हम पटना से हैं और हर रोज़ हम यहाँ के लड़के लोगों से, युवा लोगों से मिलते रहते हैं। शराबबंदी के बाद एक ज़्यादा कल्चर जो है वो ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स का बहुत ज़्यादा फैल रहा है और पुलिस इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ज़रूरी है कि इस पर भी बात की जाए, उठाई जाए। बिल्कुल बात की जानी चाहिए, पूरी तरीके से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे और भी हैं भाई, जैसे दाढ़ी बनाने वाले लोग हैं जिनका व्यवसाय ये रहा है, जिसको आप अल्कोहल में नहीं आप जोड़ सकते। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग को समीक्षा करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर उसका अगर आपने किया भी, कानून बना भी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका ढंग से हो। इन तमाम चीज़ों को रिव्यू, और ये तो मैं ही नहीं, ये तो इनके सहयोगी भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के जो अपने पर्सनल सहयोगी हैं मांझी जी, वो भी बोल रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। चलिए, तो चिराग पासवान से हमने कई सवाल लिए, उन्होंने मुखरता से इसके जवाब दिए। आपके पास भी कोई और सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपकी क्या राय है? ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में बताएं। चुनाव के परिणाम नज़दीक हैं और बिहार तेज़ी से ग्रो करे, हमारा विश्वास बस इसी में है। कैमरे के पीछे सौमित्र हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।